हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिया और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की जो आपकी सेकंड बुक है मैथमेटिक्स की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट को। यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी एनालिटिक फंक्शन। तो सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन से पूरी यूनिट डील करने वाली है। तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। तो एनालिटिक फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक at a point if it is differentiable everywhere in some neighborhood of that point. It means just like ये आपका कोई point है, ये इसका neighborhood है। अब इसके neighborhood में ये infinite number of points है। तो ये जो function, ये जो point है आपका fz, वो आपका कभी एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। कब हम उसको बोल सकते हैं कि वो एनालिटिक फंक्शन होगा? जब ही इसका कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर क्या होगा, वो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा नेबरहुड में, तब हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपका क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है वो आपका एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा जब भी नेबरहुड में आपके जो पॉइंट्स हैं वो सारों पे वो डिफरेंशिएबल होगा हर जगह पे। ठीक है, अब आपकी ये जो यूनिट है उसके अंदर आपका डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबल फंक्शन का बहुत ज़्यादा रोल आने वाला है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो जस्ट लाइक w इज इक्वल्स टू एफ जेड आपका एक फंक्शन है जो z पे डिफाइन है रीजन d के अंदर। तो हम कब कहेंगे कि ये जो एफ जेड फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है z पे? जब भी आपकी ये कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, ये तो आपको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये जो फॉर्मूला है आपका डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करने का, ये आपने बहुत पहले से पढ़ चुका है, आप इसको 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको फॉर एग्जांपल चेक करना है कि z इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में z की जगह जेड नॉट पुट कर देंगे। अगर ये क्राइटेरिया को फॉलो आउट कर रहा है तो आप कह देंगे कि ये जो फंक्शन है वो z इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके स्टार्टिंग में ये जो दो डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन की और डिफरेंशिएबिलिटी की, आपको बताना ज़रूरी थी, जो मैंने बता दिया आपको। अब आपकी एक मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी फर्स्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ दिस। ओके, ये बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, और ये है भी ईजी एंड सोबर है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से नोट करेंगे। और मेरा तो यही है कि आप इसको पॉज करिए और फिर राइट डाउन करिए अपने नोटबुक में, तो आपको इजीली समझ में आएगी ये थ्योरम। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बस मैं आपको एक दो चीज़ें बता देती हूँ जो आपको एंटायर जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसमें याद रखना है। सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि ये जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है, हम इसको बचपन से दिखाते आ रहे हैं कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि ये जो फंक्शन अगर इस तरीके से हुआ तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको शो करेंगे इस डैश से, इस डैश का मतलब है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएट है। अगर मैं डबल डैश लगा देती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डबल डैश लगा दी है, इसका मतलब ये 2 बार डिफरेंशिएट करा गया। 3 लगा दी, इसका मतलब ये 3 बार डिफरेंशिएट करा गया। ओके, अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर z जो होता है वो x प्लस आयोटा y होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, अगर ये चीज़ ये है तो अगर मैं इसके डेल्टा z लगा दूँ, इट मीन्स कि डेल्टा x यहाँ पर भी डेल्टा लग जाएगा और ये आयोटा है और ये डेल्टा y। ओके, अगर मैं इसका बार लगा दूँ, बार मतलब इसका रिवर्स, अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट में क्या हो जाता है, डेल्टा x जो होता है यहाँ माइनस का साइन आ जाता है बस। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपको याद रखनी है, अगर मैं फंक्शन ऑफ एफ जेड लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या है, u जो है वो x कॉमा वाई का फंक्शन है प्लस आयोटा v जो x कॉमा वाई का फंक्शन है। ओके, तो सिंपली मैं इसको u प्लस आयोटा v भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है और ध्यान रखनी है। बेसिकली कुछ रटने का है नहीं इसमें, तो ईजिली आपको समझ में आ रहा है। तो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है और डेल्टा z का बार लगा देंगे तो डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y हो जाएगा। एफ जेड u प्लस आयोटा v होता है, तो इस तरीके से ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम हमारी थ्योरम को ईजिली समझेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले आपको कुछ मतलब एज्यूम करना पड़ेगा, फिर आप करोगे तब आपका ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट एफ जेड बी any complex
हम एफ जेड को एज्यूम कर रहे हैं कि ये कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एंड एनी पॉइंट z0 contained in complex plane. ओके तो एफ जेड जो है वो आपका हमने एज्यूम कर लिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड, और जेड नॉट जो है वो आपका कोई भी पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम एफ जेड को क्या करेंगे, कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे सबसे पहले, देन हम आगे की थ्योरम को प्रूफ करेंगे। और ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ जेड को कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए वही एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट। ठीक है, अब देखो मैंने एक सिंपल सी चीज कर रही हूँ मैं, ठीक है, मैं नीचे भी इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मैं इसको इधर इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कोई डिफरेंस थोड़ी ना आ रहा है, ये चीज कट जाएगी तो सिर्फ क्या बचेगा आपका, सिर्फ ये इसके बराबर आ जाएगा, तो कोई भी चेंज नहीं आया। इजी है समझना। अब मैं क्या करूंगी, बोथ साइड लिमिट z टेंड्स टू 0 लगा दूंगी। ठीक है, ये मैंने लगा दिया बोथ साइड, इस साइड लगा दिया मैंने। अब मैं इसको लिमिट को इस साइड, अब देखो लिमिट यहाँ लगेगी इस पे, तो लिमिट इस पे भी लगेगी, तो मैं दोनों पे लगाऊंगी लिमिट। तो लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, z माइनस जेड नॉट, देन इस पे लग गई लिमिट, अब इस पे भी लगेगी लिमिट। ओके, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं इस पे लिमिट लगा दूंगी तो यहाँ z नॉट आ जाएगा z की जगह, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ, अब देखो ये बचेगा 0। ठीक है, अब मैं इस पे डील करूं तो ये देखो ये फॉर्मूला यहाँ देखो किसका बन रहा है, ऊपर इसका बन रहा है, तो मैं इसकी जगह इसको लिख सकती हूँ, तो मैं इसकी जगह मैंने एफ डैश जेड नॉट लिख दिया, तो ये होगा। अब मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट जो है वो 0 के बराबर आ गया। अब मैं इस चीज को उठा करके इस साइड ले आऊंगी तो क्या बचेगा, लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड नॉट, ये बचेगा। तो इससे यहाँ पर इस चीज से प्रूफ हो गया है, क्या प्रूफ हो गया है कि जो एफ जेड है वो आपका क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि एफ जेड जो है वो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हम लिख देंगे सो एफ जेड इज कंटिन्यूस एट z इज इक्वल्स टू z। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया फंक्शन कि ये कंटिन्यूस है। अब देखो यार, अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि अगर आपका जो कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, कि कंटिन्यूटी हो सकता है बट ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, तो अब हम ये चीज प्रूफ करेंगे कि जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो देखो लिखो, इफ फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस at z is equals to z0, then not necessary, ठीक है, not necessary should be differentiable at same point। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो उसी जगह सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, आगे का जो सफिशिएंट कंडीशन है कि उसका एक फाइनाइट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, उस कंडीशन को हम क्या करेंगे, उसको हम प्रूफ करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो नोट डालो, फॉर एग्जाम्पल ओके। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सी एग्जाम्पल है आपका, लिखो पहले तो, दी फंक्शन
एफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस जेड इज continuous everywhere but it derivative exists only at the origin. ओके तो ये कोई आपका एग्जाम्पल है, देखो एफ जेड जो है वो जेड मॉड्यूलस है, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है हर जगह पे, बट इसका डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ आपका ओरिजिन पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ kरेंगे अभी कि भाई हर जगह कंटिन्यूस होना ज़रूरी, मतलब डेरिवेटिव होना ज़रूरी नहीं है अगर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो देखो हेयर एफ जेड जो है वो आपका क्या है, मॉड्यूलस जेड है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो z होता है वो क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, देखो कि z जो होता है वो x प्लस आयोटा y होता है। तो मैं यही चीज़ यहाँ पर लिखूंगी और इसको प्रूव करूँगी, ठीक है। तो देखो z जो होता है वो क्या होता है, इट मीन्स कि ये क्या है, x प्लस आयोटा y मैंने लिख दिया। इसका मैं जब मॉड्यूलस करूँगी तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। ये हर जगह कंटिन्यूस है। अब ये कंटिन्यूस है तो इसके बराबर में ही तो है ये जेड स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इट मीन्स कि जेड स्क्वायर मॉड्यूलस इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है, इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ऑल राइट, अभी तक सबको समझ में आ रहा है। हमने ये एग्जाम्पल लिया, ये आपका कंटिन्यूस था हर जगह। हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये क्या है, आपका ओरिजिन पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा सिर्फ, ठीक है। हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। इसके लिए हमें ये बताया कि z जो होता है वो ये होता है। हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका मॉड्यूलस को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। मॉड्यूलस को सॉल्व कैसे करते हैं हम, आपको पता ही होगा कैसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर तो ये कट जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाता है, तो ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंटिन्यूस होगा हर जगह, जेड स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, वही हम लिमिट फार्मूला जो था पहले मैंने जो बताया था उसको आप देख लेना, वहाँ से ही सॉल्व हो रहा है ये।